आप इस बात को समझिए कि सिर्फ 14% की आप फोकस करके राजनीति करेंगे तो आप सत्ता में नहीं आ सकते और आपको बड़ा एलिनिएशन का सामना करना पड़ेगा। अगर यही बात कोई हिंदू समाज के लोग चला दे जैसा भाजपा चलाती है कि सब हिंदुओं को एक कर दो, तो कोई भी सेकुलर पार्टी नहीं जीत पाएगी। मुसलमान की लीडरशिप यहाँ से समाजवादी पार्टी के अंदर भी मजबूत हो सकती है, मुसलमान की लीडरशिप कांग्रेस के अंदर भी मजबूत हो सकती है। बताइए, गुलाम नबी आज़ाद साहब और क्या बोलते हैं अहमद पटेल साहब के जाने के बाद कौन मुसलमानों का एक बड़ा लीडरशिप है वहाँ पे जो मजबूती से रख सकता हूँ? एक दो चेहरों से बात हो जाएगी। हमें तो यहाँ से बड़ी लीडरशिप खड़ी करनी पड़ेगी। आपको इसी कौम से नई यंग लीडरशिप को खड़ा करना पड़ेगा, नौजवानों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आप टांग कब तक खींचते रहेंगे? कब तक दूसरे के सहारे बैसाखी लेके चलते रहेंगे? भूमियार हमारा नेता नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा, मुसलमानों का लीडर मुसलमान होगा, चाहे वो किसी भी यहाँ से सियासी दल के साथ मिल करके वो सरकार बनाए। तो मैं सिर्फ इतना ही इशारा देना चाहूँगा कि उनको अपने कदम जो है ना ज़मीन पे रख के चलना चाहिए, वरना आसमान में उड़ने वाले लोग कहाँ हवा उड़ जाते हैं पता ही नहीं चलता। जिन मुसलमानों ने अपने सपोर्ट से, जिन मुसलमानों ने अपने दिल से यहाँ से उनको लीडर बनाया है, अगर मुसलमानों का सपोर्ट ना होता तो कन्हैया आज कन्हैया कुमार ना होते। ये बात आप समझ लीजिए। किसी को हराना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमें खुद को जिताना पड़ेगा, हमें खुद को आगे बढ़ना पड़ेगा, तो हमारी लीडरशिप को बढ़िया बढ़ाना पड़ेगा और हमें इन्हीं सेकुलरिज्म और गांधीवाद और नेहरूवाद के रास्ते पे चल के, डॉक्टर अंबेडकर के आइडियोलॉजी पे, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे चल करके हम लोगों को यहाँ से सत्ता तक पहुँचना पड़ेगा। यही एक वाहिद रास्ता है और आप इस बात को समझिए। देखिए, बहुत एक बुनियादी फ़र्क ये है कि मैं ये मानता हूँ कि मुस्लिम नाम से राजनीति करना ये अलग चीज़ है और मुस्लिम लीडरशिप को पैदा कर करके बड़ी पार्टियों के साथ मिल करके चलना ये दो अलग चीज़ें हैं। मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ एक आज़म खान ही क्यों, उत्तर प्रदेश में 12-14 हर ज़िले में एक आज़म खान होने चाहिए। सिर्फ एक यहाँ से क्या बोलते हैं मुसलमानों का लीडर क्यों, हर ज़िले में यहाँ से बड़े बड़े यहाँ से मुख्तार अंसारी होने चाहिए। आप इस बात को समझिए। तो आपका वैसे साबित यही करते हैं कि वो पार्टियों के गुलाम है। मुस्लिम लीडरशिप बनेगा अपने आप, जब मुस्लिम सब खड़े होंगे तब लीडरशिप बनेगा ना। नहीं, आप तो गुलाम बने हुए हैं। 14% मुसलमान अपने दम पर कभी सत्ता नहीं बना सकता है। इस बात को आप समझिए। 5% जाट है, 8% यादव है। 5% जाट और 5% यादव सब एक ही मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, जात अलग अलग है। नहीं, लेकिन उनको तो मजहब तो एक ही है ना। आप इस बात को समझिए और ये गलत बहुत बड़ी धारणा है। आप इस बात को समझिए कि सिर्फ 14% की आप फोकस करके राजनीति करेंगे तो आप सत्ता में नहीं आ सकते और आपको बड़ा एलिनिएशन का सामना करना पड़ेगा। अगर यही बात कोई हिंदू समाज के लोग चला दे जैसा भाजपा चलाती है कि सब हिंदुओं को एक कर दो, तो कोई भी सेकुलर पार्टी नहीं जीत पाएगी। आप ये बात क्यों नहीं समझते? ये एक खतरनाक ट्रेंड है। मैं जिस बात को कहना चाह रहा हूँ, जिस बात को प्रोपेगेट करना चाहता हूँ, हम ये कहते हैं कि ठीक है, जो बड़ी पार्टियां हैं जिनकी सत्ता राज्यों में रही है, जो नेशनल लेवल पर सेकुलर पार्टियां हैं, भाजपा से हट के, आरएसएस की आइडियोलॉजी से हट के, उनके साथ जुड़ा हुआ मुसलमान अपने बड़े बड़े लीडरशिप के पीछे रहे। उन लीडरशिप को डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उन लीडरशिप को बड़े मंत्रालयों में जगह मिले, एक बड़ी हैसियत हो कि उनके कहने से किसी राज्य का मुखिया और मुख्यमंत्री भी हिल जाए। वो लीडरशिप आपको, वो क़यादत पैदा करनी पड़ेगी। तो यकीन मानिए हर राज्य में आपकी ताकत होगी, सत्ता बल होगा। सत्ता की राजनीति इसको कहते हैं। आप एलिनिएट होकर के 2-4 विधायक ला करके और फिर आप कहते हैं कि ये तो फिर इस तरह से दूसरे समाज और दूसरा वर्ग भी एलिनिएट होगा, फिर पोलराइजेशन होगा, तो आप उसको बढ़ावा देने का काम हम नहीं करते। चलिए, जिस मुद्दे पे आते हैं, जिस शाहीन बाग आंदोलन के आप मुख्य चेहरा में से एक हैं, तो क्या समझा जाए? जिस तरह से किसानों की तो जीत हो गई, लेकिन शाहीन बाग आंदोलन का अभी तक कुछ हल नहीं निकला। वैसे दिन वैसी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में अनेकों शाहीन बाग बनेंगे। शाहीन बाग आंदोलन का प्रारूप क्या होगा, आगे शाहीन बाग आंदोलन होगा या नहीं होगा, या किस प्रारूप में होगा, कब होगा, ये सिर्फ और सिर्फ शाहीन बाग राष्ट्रीय आंदोलन समिति तय करेगी। ये कोई देश का राजनीतिक पार्टी नहीं तय करेगा। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा।
और आप सीए की बात कर रहे हैं। जितना संघर्ष सीए एनआरसी में इन आम लोगों ने किया, जिनका अभी नाम भी नहीं लोग जानते हैं, छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गाँवों में जो लोगों ने किया, वो सब राजनीतिक पार्टी के नहीं थे, वो तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग थे, लेकिन सिर्फ एक बात पर खड़े हुए थे, वो शाहीन बाग राष्ट्रीय आंदोलन समिति के साथ खड़े थे। और आप सीए की बात करते हैं, सिर्फ मुसलमानों का मामला। बात तो वैसे साहब ने किया ना संसद में बिल फाड़ करके। अरे भाई, यहाँ से आप बार बार यहाँ से क्या किसी पार्टी की तरफ से आए हैं क्या बात करने के लिए? नहीं, आप पार्टी की तरफ से आए हैं। अच्छा, आप लोग अच्छा सीख लिए, मुद्दा पूछ दो तो मोदी और मीडिया दोनों नहीं, आप जो है यहाँ से अगर किसी पार्टी पक्ष के तरफ से आए हैं तो मुझे इसमें कोई यहाँ से दो राय नहीं है, क्योंकि ये एक ट्रेंड बन चुका है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सारी राजनीतिक पार्टियों का योगदान है। बेशक जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी योगदान है, उन्होंने भी यहाँ से बड़ा मुजाहरा किया, ठीक है ना। लेकिन शाहीन बाग आंदोलन, सीएनआरसी प्रोटेस्ट साथियों, ये तो आम लोगों ने किया है, महिलाओं ने किया है, हम जैसे नॉर्मल वॉलंटियर्स ने किया है। वो भी कह रहे हैं कि हमारी महिलाओं को सलाम है, युवाओं को, नौजवानों को सलाम है। ये क्रेडिट कोई एक पार्टी नहीं ले सकती। ये क्रेडिट कोई एक पार्टी नहीं ले सकती। बात कहाँ कर रहे हैं? अगर आप सीए की बात करें तो हमसे ज्यादा तो विरोध तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने किया ना, ठीक है। हाँ, कांग्रेस ने भी किया। उनका कांग्रेस के भी नेताओं, शाहीन बाग जब आंदोलन की शुरुआत हुई तो शुरुआत में कांग्रेस के नेताओं ने भी बड़ा साथ दिया। दिग्विजय सिंह साहब आए, हमने कांग्रेस के नेताओं को भी मंच, लेकिन आपने दिग्विजय सिंह को मंच पे चढ़ने ही नहीं दिया था भाई। ये जब बात आई थी कि यहाँ से कि दिग्विजय सिंह साहब ने खुद कहा कि मैं एक आम नेता की तरह आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि आम आदमी की तरह यहाँ रहूँ, तो उनका खुद फैसला था ज़मीन में बैठने का कार्यकर्ताओं के साथ। भाई यहाँ काट दे। सारी बात एक तरफ है, लेकिन कन्हैया कुमार जिसके साथ राजनीति करते थे, जो संघर्ष के दिनों के लोग थे, उनके दोस्त थे, उमर खालिद या फिर मिरान हैदर, आज दोनों जेल में हैं। इन दोनों को पहचानने से इनकार कर रहे हैं कन्हैया कुमार। इसे कैसे देखते हैं? बड़ा अफसोसनाक बात है और गलत बात है। मैं इसको कंडेम करता हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। और आप इस बात को समझिए कि जो लोग सिर्फ तालियां बजाने का काम करते हैं और लोगों के लिए दरी चटाई उठाने का काम करते हैं, उनको ये बात समझना चाहिए कि जब तक आप अपनी पॉलिटिकल नेगोशिएटिंग पावर नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आपको यही बेइज्जती और ज़िल्लत सहनी पड़ेगी। मैं यकीनन कांग्रेस के जो बड़े लीडरशिप हैं उनको यहाँ से मानता भी हूँ और उनकी बातों को अप्रिशिएट भी करता हूँ कि जिस तरीके से वो देश भर में लड़ाई लड़ रहे हैं मोदी सरकार के क्रूर शासन के खिलाफ और कई सारी चीज़ों पर तमाम विपक्ष की पार्टियां लड़ रही हैं। लेकिन कुछ एक नए नेताओं का जो पार्टी में अभी नई एंट्री लेते हैं, जाहिर सी बात है लेफ्ट में उनकी यहाँ से लीनियत रही, अब पार्टी में नए आए हैं, तो मैं सिर्फ इतना ही इशारा देना चाहूँगा कि उनको अपने कदम जो है ना ज़मीन पे रख के चलना चाहिए, वरना आसमान में उड़ने वाले लोग कहाँ हवा उड़ जाते हैं पता ही नहीं चलता। जिन मुसलमानों ने अपने सपोर्ट से, जिन मुसलमानों ने अपने दिल से यहाँ से उनको लीडर बनाया है, अगर मुसलमानों का सपोर्ट ना होता तो आज कन्हैया कुमार ना होते। ये बात आप समझ लीजिए। तो जो गलतियाँ पहली हुई है वो दोहराना नहीं चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप अफजल साहब मुसलमान के लीडर क्यों नहीं बन सकते? आप क्यों नहीं बन सकते? आप क्यों नहीं बन सकते? तो मुसलमानों को आपको मौका देना चाहिए। तो यही बात आपको समझने की ज़रूरत है कि हमारी लीडरशिप हमारे कौम में से पैदा होगा, हमारी कम्युनिटी में से पैदा होगा, ताकि पता तो चले कि जब 100-150 यहाँ से पार्लियामेंट्रियन हमारे कम्युनिटी से होंगे या कम से कम 14% पार्लियामेंट्रियन हमारे कम्युनिटी से होंगे, तो बात तो आएगी। हर समाज की तरफ से यहाँ से पार्लियामेंट्रियन है, हर राजनीतिक पार्टी में एक जातीय इक्वेशन देखा जाता है, तो फिर आप इस बात को क्यों नहीं प्रोपगेट करते? मैं नहीं यहाँ से हिंदू मुस्लिम की बात करना चाहता, मैं नफ़रत की बात नहीं करता हूँ। मैं बीजेपी की राजनीति को सिरे से नकारता हूँ, मैं नफ़रत की राजनीति को नकारता हूँ। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की कड़े से कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूँ, आरएसएस के बिल्कुल मुखालिफ हूँ मैं। लेकिन मैं इस बात को भी यहाँ से मानने को तैयार नहीं हूँ कि हर कोई जो मोदी का विरोधी है वो मुसलमानों को हितैषी नहीं हो सकता। हमको बहुत सहज और बहुत समझदारी के साथ काम करना पड़ेगा और अपनी लीडरशिप और अपने सामने उन्हीं लोगों को मंचों में जगह देनी पड़ेगी जिनकी आप परख कर चुके होंगे। हर सहज और बहुत
समझदारी के साथ काम करना पड़ेगा और अपनी लीडरशिप और अपने सामने उन्हीं लोगों को मंचों में जगह देनी पड़ेगी जिनकी आप परख कर चुके होंगे। हर किसी को हम लीडरशिप अपना नहीं मान सकते। लेकिन वही है शोएब साहब की 4 साल 11 महीने तो लोग अल्लाह से डरते हैं, और जब आखिरी का चुनाव का 1 महीना होता है तो लोग बीजेपी से डरने लगते हैं, और मुसलमानों को ये कहा जाता है कि अरे बीजेपी हराओ, बीजेपी हराने का जो है एजेंडा दे दिया जाता है। 1984 में जब बीजेपी की 2 सीटें थी तब से मुसलमान बीजेपी को हरा रहा है, आज 303 सीटें हो गई है। मतलब क्या मुसलमानों को कुछ सोचना चाहिए, कुछ देखना चाहिए अपने अंदर झांक करके कि वो क्या करे? कन्हैया कुमार जिसकी वजह से नेता बने, आज वो क्या बयान दे रहे हैं? किसी को हराना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमें खुद को जिताना पड़ेगा, हमें खुद को आगे बढ़ना पड़ेगा, तो मुसलमान हराने हमारी लीडरशिप को बढ़िया बढ़ाना पड़ेगा और हमें इन्हीं सेकुलरिज्म और गांधीवाद और नेहरूवाद के रास्ते पे चल के, डॉक्टर अंबेडकर के आइडियोलॉजी पे, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे चल करके हम लोगों को यहाँ से सत्ता तक पहुँचना पड़ेगा। यही एक वाहिद रास्ता है। और आप इस बात को समझिए कि हम ये कहते हैं कि यकीनन मुसलमान जो है सिर्फ़ और सिर्फ खुदा से डरता है, किसी पार्टी और पक्ष से नहीं डरता है। लेकिन आरएसएस जैसी जहर, आरएसएस जैसी नफ़रत की खेती करने वालों लोगों को हराने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं है, बल्कि तमाम उन अमन पसंद सेकुलर लोगों की है जो देश की फ़िक्र करते हैं, जो देशभक्त हैं और जो इस देश की अमन चैन और शांति चाहते हैं। तो सबकी जिम्मेदारी, और मुझे लगता है कि 2024 में और 2022 के आगामी विधानसभा चुनाव में आप इसका एक मुजाहरा देखेंगे भी कि जिन हिंदू की ये बात करते हैं वही हिंदू इन भाजपा नीत सरकार और भाजपा के नेताओं को जिस तरीके से पिछले 1 सालों से अपने मोहल्लों से, गलियों से घसीट के बाहर कर रहा है, इनको सत्ता से भी ढकेल के बाहर। क्या मुसलमान भाजपा में एंट्री लेंगे? नहीं, मैंने तो नहीं कहा कि मुसलमान भाजपा में एंट्री लेंगे, ठीक है ना। मुसलमान यहाँ से अपनी लीडरशिप पैदा करेगा और वो लीडरशिप तय करेगी कि वो किनके साथ जाना चाहते हैं। ओवैसी साहब, मैं कहीं नहीं कह रहा ओवैसी साहब। मुसलमान की लीडरशिप यहाँ से समाजवादी पार्टी के अंदर भी मजबूत हो सकती है, मुसलमान की लीडरशिप कांग्रेस के अंदर भी मजबूत हो सकती है। बताइए, गुलाम नबी आज़ाद साहब और क्या बोलते हैं अहमद पटेल साहब के जाने के बाद कौन मुसलमानों का एक बड़ा लीडरशिप है वहाँ पे जो मजबूती से रख सकता हो? एक दो चेहरों से बात हो जाएगी। हमें तो यहाँ से बड़ी लीडरशिप खड़ी करनी पड़ेगी। तो ये इस बात की मैं वकालत करता हूँ। मुझे लगता है कि कांग्रेस की बड़ी लीडरशिप भी इस बात को मानती हूँ कि हर समाज से इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और जब हम पैन इंडिया पार्टी होते हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी होते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी का मिलना, राष्ट्रीय पार्टी होते हैं तो रिप्रेजेंटेशन हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी का मिलना चाहिए। और इसके लिए मुझे लगता है कि किसी भी समाज की लीडरशिप की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, वरना लोगों के पास ऑप्शन बहुत हैं। तो भाजपा भी तो सबके साथ सबका विकास कर रही है ना। नहीं, भाजपा सिर्फ हमारे दो का विकास कर रही है। तो मुख्तार अब्बास नकवी को, शहनवाज हुसैन, ये लोग हैं ना। देखिए, ये सब व्यक्तिगत बातों पे, ठीक है ना, ये सब कौम के लीडरशिप नहीं है। जो लोग यहाँ से अपने कौम की बात ही ना रख सकते हो पार्लियामेंट में के अंदर, जो लोग यहाँ से कौम की बात ही ना रख सकते हो सत्ता के उस दौर में, जब यहाँ से आप एक पावर में हैं और जब यहाँ से मॉब लिंचिंग के मामले आए, जब यहाँ से मुसलमानों पर जुल्म हुआ, जब CA/NRC का इतना बड़ा मुद्दा हुआ, तो ये कहाँ थे मुसलमानों के ख़िलाफ़? साथ खड़े नहीं थे। तो जब आप हमारे साथ खड़े नहीं थे तो आप हमारे लीडर कैसे हो सकते हैं? हमारा लीडर तो वही होगा ना जो मुसीबत में हमारे साथ खड़ा होगा, जो सीना तान के सत्ता के सामने या अपनी सरकार के खिलाफ भी खड़े हो जाए कि ये गलत हो रहा है, प्रधानमंत्री को वो कहे, तभी तो वो हमारे लीडर हो सकते हैं। तो कन्हैया कुमार है ना आपके लीडर? नहीं है हमारे लीडर। हमारे लीडर आप हैं। अच्छा, हमारे लीडर आप हैं साहब। आप बात रख रहे हैं कौम के लिए, तो आप हमारे लीडर हैं। तो शहनवाज हुसैन भी तो बेबाकी से, और हमारे यहाँ से जो नई लीडरशिप जो पैदा हो रही है शाहीन बाग आंदोलन के बाद, वो हमारे लीडर हैं। हमने तो नहीं कहा कि कन्हैया कुमार हमारे लीडर है। मुसलमान तो खूब तालियां बजाते हैं, खूब भीड़ लगाते हैं, खूब माला पहनाते हैं। किसी को ताली बजाना, भीड़ लगाना यहाँ से ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तालियां तो यहाँ से बहुत सारे नेताओं के कथनों पे बजती, लेकिन यहाँ से किसी के भीड़ जमा कर लेने से और किसी की मीठी मीठी बातों करने से वो मुसलमानों का हितैषी नहीं हो जाएगा। इस बात को आप समझ लीजिए। और मुझे लगता है कि अब ये बात मुसलमान भी समझ रहा है और इशारा भी कौन है कि आप अपने लीडरशिप को जगा दीजिए। यंग जो 70 सालों में जो मुस्लिम लीडरशिप अब जो कमज़ोर हुई है, अब वो एज उनका हो गया, तो ये जो वैक्यूम है उसको भरने के लिए नई लीडरशिप को खड़ा करेंगे नहीं करेंगे?
वरना आप आगे यहाँ से कई सालों तक ऐसे ही यहाँ से बिना जुबान के रह जाएंगे, आपकी जुबान कट जाएगी। तो उन लीडरशिप को भरने के लिए आपको इसी कौम से नई यंग 70 सालों में जो मुस्लिम लीडरशिप अब जो कमज़ोर हुई है, अब वो एज उनका हो गया, तो ये जो वैक्यूम है उसको भरने के लिए नई लीडरशिप को खड़ा करेंगे नहीं करेंगे। वरना आप आगे यहाँ से कई सालों तक ऐसे ही यहाँ से बिना जुबान के रह जाएंगे, आपकी जुबान कट जाएगी। तो उन लीडरशिप को भरने के लिए आपको इसी कौम से नई यंग लीडरशिप को खड़ा करना पड़ेगा, नौजवानों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आप टांग कब तक खींचते रहेंगे, कब तक दूसरे के सहारे बैसाखी लेके चलते रहेंगे। भूमियार हमारा नेता नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा, मुसलमानों का लीडर मुसलमान होगा, चाहे वो किसी भी यहाँ से सियासी दल के साथ मिल करके वो सरकार बनाए, चाहे किसी भी सेकुलर पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाए, लेकिन लीडरशिप हमारी तय होगी। जाटों का लीडरशिप जाट होता है कि नहीं होता है, और जाट होता है तो वो समाजवादी में भी होता है, आरएलडी में भी होता है, बीजेपी में भी होता है, फला में भी होता है। ठीक इसी तरह मुसलमानों का लीडरशिप मुसलमान नाम का और उसके हितैषी और उसका यहाँ से हमदर्द होगा, जो यहाँ से तमाम जगह जाके उसकी बातें रखेगा और फिर वह सत्ता के समीकरण तय करेगा। तभी यहाँ से मुसलमानों की लीडरशिप यहाँ से तय हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। मुख्तार अब्बास नकवी शहनवाज हसन से बैर नहीं। इस्तग़फ़ार पढ़िए और बातें ख़त्म कीजिए। और मैं बहुत ज़्यादा नहीं बातें करना चाहता, मैं सिर्फ जो पॉलिटिकल रिलेवेंस हमारा है वो लीडरशिप की बात है। और लीडरशिप में यहाँ से जो नई नस्ल है, जो यंग जनरेशन है, हम सिर्फ उसकी बात करेंगे। और हमारा मामला इस आंदोलन से जुड़ा है, और इस आंदोलन ने दिशा दिखाई पूरे मुल्क को। इस आंदोलन ने यहाँ से किसानों को भी दिशा दिखाई है कि उनको हिम्मत मिला कि आप सड़क रोक दें तो सत्ता के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि ये वक्त ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा। आपकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएगी, ज़ाया नहीं जाएगी। शाहीन बाग आंदोलन ज़ाया नहीं जाएगा। वो वक्त आएगा जब प्रधानमंत्री को खड़े होकर के माफ़ी मांगना पड़ेगा और CA कानून वापस लेना पड़ेगा। और ये अभी तक जीत है कि 2 सालों तक हो गया, अभी तक ना उसके रूल फ्रेम हुए हैं, ना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। यहाँ तक कि उनके खुद सहयोगी पार्टियां जो नॉर्थ ईस्ट से हैं, अगाथा सगमा और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने सर्वदलीय बैठक में आप CA को वापस लेने का मुद्दा उठा दिया। आप देखिए ना साहब, अब तो यहाँ से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। खुद नॉर्थ ईस्ट के लोगों के अंदर वो चिंगारी यहाँ से लग चुकी है कि वो खुद प्रधानमंत्री को यहाँ से दबाव देकर के CA वापस करा लेंगे। आप समझिए इस बात को।